स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है परवर्ती रोम साम्राज्य व भ्रष्ट नौकरशाह। तो परवर्ती रोम साम्राज्य के संदर्भ में वहाँ पे भ्रष्ट नौकरशाह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से नौकरशाह जो है उस समय उनकी क्या स्थिति थी, किस तरह से शासन कार्यों में वे भाग लेते थे, उनका नैतिक मूल्य किस रूप में गिर गया था, किस तरह से समाज में उनके कार्यों की वजह से जो बुरा असर या बुरा प्रभाव पड़ रहा था, तो उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। परवर्ती रोम साम्राज्य में भ्रष्ट नौकरशाह, उनकी गतिविधियाँ, उनके कार्य, किस तरह से उनके नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण किस तरह से समाज में बदलाव आया, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आया, लोगों की सोच में एक नई धारणा उत्पन्न हुई और कैसे लोग नैतिकता और बुरे आचरण, भ्रष्ट कार्यों की वजह से लोगों की आवाज़ उठने लगी। कहते हैं समाज में जब प्रशासनिक ढांचे में समस्या आ जाती है, प्रशासनिक ढांचा शिथिल हो जाता है, तब समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के आम नागरिक वर्ग, समाज के ऐसे लोगों के द्वारा जो राष्ट्रभक्त होते हैं, जो देश प्रेम के से ओतप्रोत होते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा एकजुटता की क्रिया तीव्र होती है और समाज में बदलाव करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा बहुत सारा कार्य हुआ रोम में भी, और रोम में भी किस तरह से नौकरशाहों के द्वारा जो भ्रष्ट आचरण किए जा रहे थे, उनमें जो बुरे कमियां आ गई थी, बुराइयां आ गई थी, और इसी कमियों के खिलाफ लोग एकजुट होने लगे थे और इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हुए। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि रोमन साम्राज्य में भ्रष्ट नौकरशाह की स्थितियाँ किस रूप में थी और कैसे परिवर्तन आया। जैसा कि स्पष्ट है, परवर्ती रोमन साम्राज्य में नौकरशाही जो थी उच्च व मध्य वर्ग के दोनों में अपेक्षाकृत धनी थे। यानी रोम साम्राज्य में जो नौकरशाह थे, चाहे वे उच्च वर्ग के लोग थे या मध्य वर्ग के लोग थे, दोनों अपेक्षाकृत क्या थे? धनी थे। दोनों की आय इतनी ज़्यादा थी, दोनों के धन के जो आय के स्रोत थे वो ज़्यादा थे, चाहे वो लीगल या इनलीगल हो, चाहे वैध या अवैध हो। इन दोनों माध्यमों से जो है दोनों की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। दोनों इतने सुदृढ़ हो गए थे कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत थे, संपन्न थे, क्योंकि इनका वेतन जो है सोने के रूप में प्राप्त होता था। तो इन्हें गोल्ड मिलता था वेतन के रूप में, और गोल्ड पाने के कारण चूँकि वैध और अवैध दोनों आय के इनके स्रोत थे, एक तो इन्हें प्रशासन में कार्य का पारिश्रमिक प्राप्त होता था और इसके साथ साथ भी इनके आचरण भी भ्रष्ट हो गए थे। वे गलत रूप से लोगों से जो है रिश्वत लेते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, जिसके कारण इनकी आय पर्याप्त मात्रा में हो गई थी। और ये इस तरह से अपने बुरे और कार्य तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो भ्रष्ट आचरण इनका था, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, जिससे इनके पास अकूत जो है संपदा इकट्ठी हो गई थी। तो इस तरह से इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी और इसका कारण भी था, इन्हें आय के रूप में यानी पारिश्रमिक जो इन्हें मिलता था वे गोल्ड मिलता था, सोना प्राप्त होता था। तो इस कारण जो है इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। परवर्ती काल में नौकरशाह जो थे उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। जो भी विभाग इन्हें प्राप्त था उस विभाग में रहते हुए उसी विभाग में भ्रष्टाचार कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, रिश्वत के बदले में कार्य करते थे। सरकार के नाक में जो है नीचे ही भ्रष्टाचार में संलिप्तता इनकी इतनी बढ़ गई थी कि जनता जो है इनसे बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो ऐसे स्थिति में उस पूरे तंत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कार्य समय से नहीं होता, कार्य जो होगा भी वे पैसे लेकर के होता था। तो ऐसे स्थिति में सभी लोगों के साथ न्यायिक कार्य नहीं हो पाता था, जिससे समाज में अव्यवस्था फैल रही थी। शासक तक वो बातें पहुंच रही थी। सरकार तक बातें पहुंचने के पश्चात सरकार ने भी उसमें अनेक परिवर्तन किए, कठोर कानून बनाए गए शासक के द्वारा, लेकिन भ्रष्टाचार की संलिप्तता समाप्त नहीं हो रही थी। तो रोमन साम्राज्य में जो नौकरशाह थे बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थे। जिस विभाग में जहाँ पे जो भी कार्य करते थे, जिस रूप में उन्हें जो कार्य दिया गया था, जो भी उत्तरदायित्व उन्हें प्राप्त था, उन कार्यों को करते हुए आम जनता से भी
जो है रिश्वत लेते थे और उस विभाग में जो भी आवंटन होता था, जो भी धन उन्हें प्राप्त होता था, उसमें भी वे भ्रष्टाचार की संलिप्तता उनकी दिखती थी। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य में भ्रष्ट जो नौकरशाह थे उनके जो कृत्य थे भ्रष्ट रूप में थे। जहाँ पे भी जो भी रूप में वो कार्य करते थे, जिस विभाग में जो कार्य करते थे, उसी के खिलाफ जो है या उसी के रूप में रह करके वे गलत आचरण करते थे। उनका नैतिक स्तर इतना गिर गया था, बिना रिश्वत लिए कोई कार्य नहीं करते थे। विभाग में रहते हुए भ्रष्टाचार से संलिप्त रहते थे और इससे जो है जनता पे बुरा असर पड़ रहा था। सरकार भी प्रयासरत थी, बहुत सारे कानूनों में बदलाव लाया, कानून सख्त बनाए गए जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। लेकिन चूँकि वे इतने ज़्यादा मनबड़ हो गए थे कि नैतिक स्तर उनका इतना गिर गया था कि ना उनके ऊपर किसी कानून का असर पड़ता था, ना जनता की आवाज़ उनके ऊपर असर डालती थी। इस तरह से नौकरशाहों की भ्रष्टता के कारण जनता जो है अब एकजुट होकर के आवाज़ उठाने के लिए तत्पर हो रही थी। परवर्ती जो शासक थे वे उस टाइम में उन्होंने उच्च अधिकारियों और जो नौकरशाह थे उनके खिलाफ रोकने के लिए, उनके जो भ्रष्ट आचरण थे उनको रोकने के लिए या उनको नियंत्रित करने के लिए कानून के माध्यम से प्रयास किया गया कि कठोर कानून लाया गया, जिससे अगर जो उस परिधि में आता था, उस भ्रष्टाचार में संलिप्तता उसकी सिद्ध हो जाती थी, प्रूव हो जाती थी, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इसके लिए शासक के द्वारा क्या लाया गया था? कानून लाया गया था। इसी कानून के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चौथी शताब्दी में, यहाँ एक डेट है, तो चौथी शताब्दी में क्या हुआ? रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उदय हुआ। इसका प्रभावशाली जो था यानी जो व्यवस्था में परिवर्तन क्या आया कि रोमन में कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हुआ। इस प्रभावशाली सम्राटों पर अंकुश लगाने का कार्य किया। तो इस तरह से कह सकते हैं चौथी शताब्दी में एक कानूनी व्यवस्था प्रारूप प्रदान की जाने की कोशिश की गई। इस कोशिश में क्या व्यवस्था दी गई कि अगर सम्राट भी अगर गलत कार्य करता है, जैसा कि दैवी सिद्धांत है, राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, ईश्वर का दूत मानता है कि हम जनता पे शासन कर रहे हैं, तो टैक्स लेते हैं, बदले में उन्हें शांति व सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे स्थिति में उस जनता को अपने आप को क्या प्रदर्शित करता है कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। जो भी कार्य करेंगे, जो भी कानून बनाएंगे, वो ईश्वर की विचार होगी, ईश्वर की आवाज़ होगी, और हम जो भी कानून बनाएंगे वो जनता के लिए बेहतर होगा। यानी अपने को इस रूप में प्रस्तुत करता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने आया हूँ, जो भी कार्य करूँगा वो सर्वोत्तम होगा। तो इस तरह से जनता को किसी न किसी रूप में दैवी सिद्धांत के आधार पर जनता को रोकने दबाने का प्रयास शासक करता था। चाहे अच्छा कार्य करे चाहे बुरा करे, वे हमेशा ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में दर्शाता था अपने को और शासन करता था, जनता का शोषण करता था। लेकिन अब परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। चौथी शताब्दी में एक नई सोच, एक नई विचारधारा का उदय हुआ और इसमें जो है रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उदय हुआ। इस परंपरा में व्यवस्था दी गई कि अगर राजा भले ही राजा है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, लेकिन तर्क दिया गया क्या ईश्वर का प्रतिनिधि अगर गलत कार्य करता है तब भी वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, क्या उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? शासक जो होता है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, लेकिन अगर सही है, सदमार्ग पे चल रहा है तभी ईश्वर का प्रतिनिधि है। अगर बुरे मार्ग पे चल रहा है, प्रजा के हित में कार्य नहीं कर रहा है, तब वो ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थितियों में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और राजा के खिलाफ भी एक आवाज़ उठने लगी, एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। और उसने जो है एक व्यवस्था के अंतर्गत अगर सम्राट भी जो है गलत कार्य करेगा तो उसके खिलाफ जनता के लिए आवाज़ उठाने की प्रेरणा प्रदान की जाने की कोशिश की गई। यानी एम्ब्रोस जैसे बिशप ने, जो क्रिश्चियन होते हैं, उन्होंने अपने विचार रखे कि राजा अगर भ्रष्ट हो तो जनता को आवाज़ उठाना चाहिए, भले ईश्वर का प्रतिनिधि है तो क्या हुआ। यानी एक नई व्यवस्था देने का यहाँ पे प्रयास किया गया चौथी शताब्दी में कि जैसे राजा जनता को क्या बताता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, जो भी कार्य करूँगा सही करूँगा। लेकिन बिशप चौथी शताब्दी में एम्ब्रोस जैसे बिशप ने क्या आवाज़ उठाई जनता के लिए? क्या आप आवाज़ उठाओ कि अगर राजा जो है भ्रष्ट है, आचरण उसके सही नहीं है, नैतिकता उसका गिर गया है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये तर्कसंगत नहीं है कि वो ईश्वर का दूत है या ईश्वर का प्रतिनिधि है।
तो इस तरह से एक नई सोच, नई विचारधारा का 4वीं शताब्दी में रोमन में जन्म हुआ, जो राजा के खिलाफ भी अब जनता क्या करने लगी थी, आवाज़ उठाने लगी थी। अब राजा के खिलाफ भी लोग एकजुट होने लगे थे, और राजा के खिलाफ, अगर राजा भ्रष्ट है, उसका आचरण सही नहीं है, तो उसके खिलाफ भी लोग एकजुट होना शुरू हो गए थे। तो इस तरह से रोम में भी एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, चाहे वो नौकरशाह हो या फिर राजा स्वयं क्यों न हो, अगर कोई गलत दिख रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई 4वीं शताब्दी में हो चुकी थी। चाहे कानूनी रूप से, चाहे सामाजिक समर्थन के रूप में, चाहे कोई बात सामने आई हो, और इस रूप में जो है राजा और नौकरशाह के खिलाफ जनता जो है आवाज़ उठाने लगी थी। अब जो है जनता किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से नए वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।